हेलो सर। प्लेज प्लेज वर्ड का मतलब होता है गिरवी, एकदम आसान भाषा में गिरवी। हाँ, जो अपन ज्वेलरी के बिजनेस में जनरली सबसे ज्यादा बोलते हैं कि लोग गिरवी रखवाते हैं और पैसे लेते हैं सर। ठीक, दो पार्टी होती है सर, एक होता है पॉनर, एक होता है पॉनी। ठीक, पॉनर वो होता है सर जो गिरवी रखवाता है, ठीक, सामान को गिरवी रखवाता है और वादा करता है कि मैं पैसे दूंगा। पॉनी वो होता है सर जिसके पास गिरवी रखवाई जाती है चीजें। ठीक है, देखो सर, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, गिरवी। ठीक है, द बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड द पॉनर एंड द बेली इज कॉल्ड पॉनी। ठीक, देखो सर, ये ज्वेलरी वाला एग्जांपल सबसे प्यारा है, सदाबहार जिंदगी भर यही चलेगा क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल है। समझना एकदम आसान है सर ज्वेलरी के केस में, क्योंकि आपको बहुत इजीली समझ आएगा। देखो, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। देखो, since pledge is a special kind of bailment, therefore all the essentials of bailment are also essentials of the pledge. Apart from that, the other essentials of the pledge are, गिरवी में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, there shall be a bailment for a security against the payment. मैं क्या करता हूं, अपना सोना गिरवी रखवाता हूं और उससे पैसे ले लेता हूं। ठीक, और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्लेज इज गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गुड्स बोले तो मूवेबल, याद रखना इमूवेबल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई बोले इमूवेबल तो बोलना मॉर्गेज होता है उसके लिए। इमूवेबल जो होता है उसके लिए मॉर्गेज होता है, मूवेबल के लिए प्लेज होता है। ठीक है, गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस, मतलब फ्यूचर गुड्स को आप प्लेज नहीं कर सकते। फ्यूचर गुड्स याद है ना सर, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम प्रेजेंट नहीं है सर। ठीक, देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेजर टू प्लेजी। ऑब्वियस सी बात है सर, मैं अगर किसी के पास कोई चीज गिरवी रखवानी चाहूंगा तो मैं गिरवी में उसे सामान दूंगा, वो मेरे को तब पैसे देगा। तो राइट ऑफ पॉनर, सॉरी, राइट ऑफ द पॉनी और प्लेजी। प्लेजी कौन है? जिसके पास गुड्स रखवाया हूं मैं सर, जिसके पास मैं गुड्स रखवाया हूं। प्लेजर वो है सर जो गुड्स रखवाता है, प्लेजी वो है जिसके जो गुड्स रखता है अपने पास। देखो सर, राइट्स ऑफ पॉनी, ठीक है, पॉनर पॉनी, राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स, एकदम सिंपल है। एक बार बताओ, कोई आदमी जब किसी के पास गुड्स रखवाता है और पैसे उठाता है तो क्या वो उससे ब्याज भी लेता है, इंटरेस्ट? ऑब्वियस सी बात है सर, इंटरेस्ट लेता है। कुछ टाइम पीरियड तक इंटरेस्ट नहीं लेता, उसके बाद वो बोलता है भैया इससे लेट होगा अगर पेमेंट में तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। एक बार सोना चांदी की दुकान में बैठ जाओ, लिटरली बता रहा हूँ यही चीज होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यही होता है। द पॉनी may return the goods pledge not only on the payment of debt or for the performance of the promise, but for the interest of the debt and all the necessary expense incurred by him in respect of the possession or for the preservation of goods pledge. अगर कुछ खर्चा लगा होगा उस गुड्स को अच्छे से रखने में तो वो खर्चा भी क्लेम कर सकता है। जनरली ये नहीं करते, जनरली दो चीजें लेते हैं, भाई मेरा पैसा वापस कर दे और ब्याज। देखो सर, इसको पढ़ो, सब पढ़ेंगे सर, पढ़ो, बैंक्स के साथ भी बहुत होता है सर। बैंक के पास भी हम अपना स्टॉक्स गिरवी रखवाते हैं। आपको पता है हम अपने डेटर्स को भी गिरवी रखवा सकते हैं, आपको शायद पता नहीं है। इंडिया में फैक्टोरिंग होता है, फैक्टोरिंग, जहां हम अपने डेटर को बेच देते हैं। जब आप बड़े हो गए, इंटर लेवल पे आओगे तो सीखोगे, मजा आ जाएगा सर आपको। उसको बोलते हैं फैक्टोरिंग। हम अपने धंधे के डेटर्स को बेच सकते हैं, समझो। तुरंत पैसा खड़ा होता है बिजनेस में, तुरंत। बड़े लोग ऐसे ही धंधा करते हैं, बड़े लोगों के बिजनेस में ऐसे ही पैसे आते हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े लोगों के पैसे क्या डेटर में ब्लॉक नहीं होते? होते हैं। उन लोग ऐसे ही फैक्टोरिंग करते हैं, धन से पैसा निकालते हैं, फैक्टोरिंग करते हैं, धन से पैसा निकाल देते हैं। तो आप बोलोगे सर मान लो चलो मैं अपने डेटर को बेच दिया, तो कल के दिन मान लो डेटर पैसा नहीं दे दे, क्या दिक्कत है? मेरे को कोई दिक्कत होगी? कभी नहीं, बाप जन्म में दिक्कत नहीं होती, मेरे को पैसा पहले ही मिल जाता है। तो सर कोई आदमी जो आपको डेटर के बदले आपका पैसा देता है तो वो क्या पूरा पैसा देता है? नहीं। अगर मेरा डेटर से 1 करोड़ रुपए लेने का बनता है तो वो मुझे 95 लाख देगा। बोलेगा भैया 5 लाख तो मेरे को भी डर है ना कि पैसा आपका डूब सकता है सर। और 95 लाख तुरंत के तुरंत खड़ा होता है मेरा, एकदम इंस्टेंट। तो बड़े लोग जो बिजनेस करते हैं वो यही करते हैं सर। छोटे लेवल पे जनरली हम इसको प्लान नहीं करते हैं, बट बड़े लेवल पे होता है सर ये। बट अपन चाहे तो कर सकते हैं छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे इतना पैसा का डूबने का चांसेस नहीं होता है। राइट टू रिटेन ऑफ द सब्सिक्वेंट डेट, right to retention of subsequent debt. The pawnee can retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise which they have been pledged.
but he can exercise the right only when there is a contract to this effect. That is, right to retain goods for subsequent debt can be exercised only when it has been provided for a contract to this effect. क्या बोलना चाह रहे हैं सर, कोई बताओगे? बहुत सिंपल है, समझो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने सोना रखवाया किसी के पास, सोना रखवा के मान लो मैंने उसके पास से 1000 रुपए उठा लिया, ठीक है, सोना उसके पास पड़ा है, ठीक, मैं उसके पास से 1000 रुपए उठाया था, 500 रुपए वापस किया, या 500 वापस भी नहीं किया, मैं उसको बोला सुनो ना भैया, मैं जो आपके पास सोना रखवाया उसकी तो वैल्यू 20,000 है, आप मुझे 1000 रुपए और दे दो ना। सब्सिक्वेंट डेट, समझ आया, क्लियर हुआ? अगला देखो सर, पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड। ये ज्वेलरी में नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड, पर अगर आपका कोई ऐसा गुड्स है जिसको बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, जिसमें डैमेजेस हो सकते हैं, जिसको संभाल के रखना पड़ता है, तो फिर वो आपसे डैमेजेस मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। अब वो डिपेंड करेगा ना गुड्स पे, वो डिपेंड करेगा गुड्स पे, कोई पहले से नहीं बता सकता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे आप किसी से बर्तन रखवा लो गिरवी, बर्तन में थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कुछ लगेगा, और जैसे तू कार बोल रहे, कार में लगेगा सर। कैसे सर? कार अगर खड़ी हुई है तो उसको हर 15-20 दिन में एक बार चालू करना पड़ेगा, नहीं चालू करोगे तो बैटरी डेड हो जाएगी उसकी गाड़ी की। शायद आपको नॉलेज हो ना हो, बट होती है सर, बैटरी डेड हो जाएगी। कोई भी कार हो, आप एक राउंड मार के आ जाओ पर वो डेड हो जाएगी नहीं तो। आई बात समझ? अगले देखो, पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक डिफॉल्ट। अब आप एक बार बताओ, इसको नहीं पढ़ते, पहले आप मेरे को ये बताओ उस आदमी के पास क्या राइट्स होगी? पहले तो अपना पैसा वापस मांगेगा। आप पहले पैसा मांगता है ना, डायरेक्ट गुड्स की जब्ती नहीं होती है, पहले पैसा मांगेगा। आप पैसा नहीं देते तो गुड्स की जब्ती करता है, पागल है क्या? जबरदस्ती गुड्स की जब्ती थोड़ी कर देगा। देखो, इफ द पॉनर मेक डिफॉल्ट इन द पॉनी ऑफ द डेट और द परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द प्रॉमिस इन रिस्पेक्ट ऑफ विद द गुड्स आर प्लेस्ड, द पॉनी हैज द फॉलोइंग राइट। देखो, द पॉनी में ब्रिंग अ सूट, पहले तो केस करेगा सर मेरा पैसा दे दे यार, ठीक है, एंड रिटेन द गुड्स प्लेज एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तू पैसा दे, मैं तेरा वापस कर दूंगा सामान, मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरा सामान, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। He may sell the things pledged on giving the pawners reasonable notice of the sale। मैं आपको ज्वेलरी में बता रहा हूँ सर, कोई अगर किसी के पास गिरवी में रखवा के गया 3 महीने के लिए, हम अगले 3 महीने उसका वेट करते हैं, तो गिरवी छोड़वाने आ जाए। अगर अच्छे पहचान का है ना, एकदम अच्छे पहचान का, तो साल भर भी रुक जाते हैं, पर नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, बेच देते हैं उस ज्वेलरी को, बेचते हैं, अपना पैसा खड़ा कर लेते हैं। और अगर अच्छा लगा, वो सामान अच्छा लगा, तो उसको हम घर के उपयोग में भी ले लेते हैं, बिजनेस में बेचने के लिए भी ले लेते हैं, सब काम के लिए ले लेते हैं। आई बात समझ? समझ आई बात? बैठा दिमाग में? इफ द प्रोसीड ऑफ सच सेल आर लेस देन अमाउंट, जितना मेरे को चाहिए था उससे कम पैसा मिला, तो क्या मैं उससे बाकी पैसा वापस लेने जाऊंगा? हाँ, मैं तो उसको बोलूंगा ना, भैया तेरा सामान बेचा, तेरे को मैं 1000 रुपए दिया था, मेरा तो 800 ही मिला है इस सामान से, 200 रुपए और दे मेरा। अगर ज्यादा होगा तो भी क्या उसको वापस करना पड़ेगा? यस। अगर मान लो वो सामान बेचा और 1200 रुपए आ गया, तो मैं तो उसको 1000 ही दिया था ना, तो 200 रुपए उसको वापस करना पड़ेगा कि भैया ये 1000 में अपना रख लिया, ये 200 तू रख ले। पर ये जिंदगी में होता ही नहीं है, ईमानदारी से कभी कोई नहीं करता, दुनिया में कोई नहीं करता, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। कोई आदमी कभी आप मेरे को एक बात बताओ, क्या लगता है कोई आदमी सच बताएगा कि ज्यादा में बिका है? नहीं। पर मैं बताऊं आपको, ज्वेलरी में पकड़ा जाते हो आप, पूछो कैसे? मैं जब गिरवी रखवाने गया था तब सोने का रेट चल रहा था 40,000, आज सोने का रेट हो गया 70। भाई कैसे नहीं, कुछ भी बोल भाई, सोना ज्यादा में ही बिकेगा, कम में थोड़ी बिकेगा। फिर हम दुकान में जाके सेटलमेंट करते हैं, एक काम करो भैया आपका कितना लेने का बनता था? बोले 2000। एक काम करो, इस सोने को आज के रेट में काट दो, जितना बचा हुआ है मेरे को वापस कर दो, बाकी आप अपना हिसाब देख लेना। ऐसे ही करते हैं ज्वेलरी के बिजनेस में, ऐसे ही बातें होती है सर, ठीक है। अगला देखो सर, राइट्स ऑफ पॉनर। पॉनर कौन है? जो गिरवी रखवाया है, जो गिरवी रखवाया है सर, ठीक है, पैसे उठाए हैं। एज द बिलर ऑफ द गुड्स, द पॉनर हैज ऑल द राइट्स ऑफ द बिलर, along with he has the right to redemption to the pledged goods which is enumerated under section 177 of the act। देखो सर, right to redeem, right to redeem मतलब पता है, मैं अपना गुड्स वापस ले रहा हूँ, वो मैं अपना गुड्स वापस ले रहा हूँ, पर पैसे देना पड़ेगा सर, तभी तो गुड्स वापस ले पाऊंगा सर। If a time is stipulated for the payment of the debt or the performance of the promise for which the pledge is made, the pawnbroker makes default in the payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time. He may redeem the goods pledged at any subsequent time before the एक्चुअल सेल ऑफ देम। ज्वेलरी वाला बेचे उससे पहले वो गुड्स ले सकता है। एक बार ज्वेलरी वाला बेच दिया, कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो तो बोलेगा भाई तू डिफॉल्ट किया, तेरा 3 महीने तक वेट किया, नोटिस भी दिया था तेरे को, फोन
फोन करके बताया था माल छोड़वा ले, तो छोड़वा ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। रिडम्पशन मींस टू रिकवर बैक द गुड्स बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यही तो बताया मैंने आपको। ड्यूटीज ऑफ पॉनी, पॉनी कौन है, जिसके पास गिरवी रखवाए हैं। अब इसकी क्या ड्यूटी है, क्या लगता है ये गुड्स को यूज करे, नाचे, कैच कैच खेले, नहीं सर, गुड्स को रिजनेबल केयर पे रखे, गलत तरीके से यूज ना करे, गुड्स रिटर्न करे सर जब उसने पैसा दे दिया है, अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे, ऐसा कुछ ना करें जो उस गुड्स के लिए इनकंसिस्टेंट हो। सर ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स, एक्रीशन मतलब अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है, याद है मैंने आपको बताया था सर, सोना जब गिरवी रखवाने गया तो 40, जब वापस छुड़ाने गया तो 70, लाभ ये 30,000 के हिसाब से ज्यादा पैसा बनता है मेरा, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ द पॉनर, पॉनर कौन है, जो अपने गुड्स रखवाया होगा, जिसे पैसा चाहिए था। सर पॉनर पहले तो पैसा दे, इसकी ड्यूटी यही है सर, ठीक है। सर कंपनसेट करे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए। सर पूरे गुड्स के डिफॉल्ट्स वगैरह हो तो बताए, नहीं बताते लोग, लोग बोलते हैं सोना रखवा रहे हैं, सोना नहीं होता है, ऊपर सिर्फ सोने की परत होती है, अंदर तांबा या पीतल होता है, लोग ये करते हैं, नहीं बताते, ठीक है। अगर पौनी को कोई लॉस हो रहा है इस गुड से रिलेटेड, तो वो कंपनसेट करेगा, इंडेमनिफाई करेगा लॉस का, ठीक है। If the pawnee sell the goods due to the fault by the pawners must pay the deficit, deficit मतलब जितना कम पैसा रिकवर हुआ वो पे करेगा, कौन, पॉनर, किसको, पॉनी को। प्लेज बाय नॉन ओनर, नॉन ओनर क्या होता है सर, जो उस गुड्स के मालिक नहीं है सर, टाइटल नहीं है, ओनरशिप नहीं है सर। अब पहले तो आप नॉर्मल लॉ समझो, उसके बाद कुछ एक्सेप्शन समझ लेंगे। नॉर्मली जो गुड्स का मालिक है वही गुड्स को गिरवी रखवा सकता है, ये क्रिस्टल क्लियर। नॉर्मली जो गुड्स का मालिक है वही गुड्स को गिरवी रखवा सकता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, जहां पर वो मालिक नहीं भी है तो भी गुड्स को गिरवी रखवा सकता है। क्या बोला, समझ आया, देखो ऑर्डिनरली इन द केस ऑफ, सर क्या ये हम पढ़े, वेरी गुड, वेरी गुड, सोगा में यही तो पॉइंट्स पढ़ के आए हो, कुछ भी नहीं है, नया नहीं है सर। हाँ, सेल बाय नॉन ओनर, याद है, सेल लिखा था, यहाँ प्लेज हुआ है, इसीलिए पॉइंट्स कम है, वहां पर ज्यादा थे सर, ठीक है। देखो सर, ordinarily it is the owner of the goods or any person authorized by him in that behalf who can place the goods, या तो ओनर ने किसी को ऑथराइज किया तो वो गुड्स को गिरवी रखवा सकता है, बट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मर्केंटेबल ट्रांजेक्शन द लॉ हैज रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है सर, दिस एक्सेप्शंस आर बोनाफाइड प्लेजेस, बोनाफाइड मतलब अच्छी नियत, ठीक है, मेड बाय दोस पर्सन हु आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स, ये मालिक नहीं है पर ये भी प्लेज करवा सकते हैं, but in whose possession the goods have been left। देखो सर, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सॉरी प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये कौन है सर, जिसको अपन ने ऑथराइज किया है कि यार चल एक काम कर, तू गुड्स को चाहे तो गिरवी रखवा ले, तो मालिक तो मैं हूं, मालिक मैं, पर मैंने एजेंट को क्या दिया, पावर दिया, जा तू भी गुड्स को गिरवी रखवा सकता है। A mercantile agent who is in the possession of goods or document of title with the consent of the owner can pledge them while acting in the ordinary course of business as a mercantile agent। समझ आया, बैठा दिमाग में, गुड फेथ, याद है, गुड फेथ विदाउट नॉलेज, तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सच प्लेज शेल बी वैलिड एज इफ पेयर मेड विद द अथॉरिटी ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स प्रोवाइडेड पॉनी एक्टेड इन अ, पॉनी कौन है, जो पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है वही है ना पॉनी, पॉनी एक्टेड इन अ गुड फेथ एंड नो नोटिस। समझ आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम, अरे सोगा में भी यही पढ़े हैं, सेम पढ़े हैं सर, वहां सेल के लिए था, ये वर्ड रिप्लेस करके प्लेज के लिए हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है सर। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, याद है, मार पीट करके आपको लेके आया था मैं गुड्स, वहां पर बेच दिया था, यहाँ बेचा नहीं हूं, गिरवी रखवा दिया हूं, देखो वही मिलेगा सर, फ्रॉड क्वेश्चन वगैरह। तो सामने वाला जो ले रहा है, तो मुझसे गिरवी में ले रहा है, वो अगर गुड फेथ विदाउट नॉलेज ले रहा है तो वो ठीक है सर, तो वो गिरवी रख सकता है सर, अदरवाइज तो वो भी चोर है सर, याद आया।
अगला देखो सर, सेल बाय अ पॉनर, सॉरी प्लेज बाय अ पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड में मतलब समझते हो सर, कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, लिमिटेड लेवल पे उस गुड्स पे पावर है सर। Where a person pledges goods in which he has only limited interest, that is the owner is not the absolute owner of the goods. The pledge is valid to the extent that interest जितना उसका पावर है। देखो एग्जांपल पढ़ो, सब पढ़ेंगे एग्जांपल। देखो, मिस्टर एक्स फाइंड्स अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन lying on the road. He picks it up, get it repaired for 5,000. He later pledges the phone for 2,000. 2,000 का कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, क्योंकि इसने खर्चा कितने का किया? सेकेंड वाला पढ़ो। एक लाख की ज्वेलरी के लिए बदले कितना मिला था? 70। अब ये आगे क्या बोलते हैं, प्लेज कर रहे हैं 90 में। कर सकता है? नहीं। जब मैं तेरे को उस एसेट से रिलेटेड जितना पावर दिया हूं, इंटरेस्ट है उतना ही तू आगे प्लेज कर पाएगा, उससे ज्यादा में नहीं। आपको मैं समझाता हूँ। ज्वेलरी के बिजनेस में क्या होता है, जैसे मान लो मैं गिरवी में रखता हूँ, तो गिरवी में रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए? पैसे। अब या तो मैं अरबपति आदमी, बेहिसाब पैसे आने दो, जो गिरवी में रखवा रहे रखवान दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस, मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे पास गिरवी के कस्टमर बहुत आते हैं। अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। वो मेरे पास आया गिरवी का रखवाने, मैं गिरवी का रखवाया, उसको पैसा दिया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। इसी सामान को लेके एक बड़े गिरवी वाले आदमी के पास जाऊंगा, उसके पास गिरवी में रखवाऊंगा और फिर उससे पैसा लेके आऊंगा। इसको ज्वेलरी के लैंग्वेज में बोलते हैं माल छोड़वाना। ठीक है, ज्वेलरी के टर्म्स में इसको बोलते हैं माल छोड़वा के लाना। इसलिए देखना, जब आप किसी के पास गिरवी छोड़वाने आओगे ना, तो वो देखना क्या बोलेगा पता है? भैया एक दिन रुक जाओ, माल छोड़वा के लाता हूँ फिर देता हूँ, कल ले लेना। वो ये तो नहीं बताएगा माल छोड़वा के ला रहा हूँ, क्योंकि वो ये नहीं बताएगा कहीं और गिरवी रखवा रहा है, वो गिरवी में रखवाता है। बट वो आपको ये बोलेगा कल ले लेना, कल छोड़वा लेना माल, क्योंकि वो खुद भी किसी और के पास रखवा के आया। पैसे चाहिए होते ना, अबे गिरवी में रखने के लिए पैसे चाहिए होते ना। अब देखो, आप करोड़पति और पैसे है तो फिर तो बात ही नहीं है ना, फिर हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? पर आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। समझ आई बात? अरे समझ आई बात? ठीक। अगला देखो, प्लेज बाय अ को-ओनर इन पोजीशन। सर को-ओनर्स भी प्लेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, जितना जितना उनका वैलिड है वो प्लेज कर सकते हैं, जितना उनका हिस्सा है। सेल बाय बायर और सेलर इन पोजीशन। प्लेज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वहां पर सेलर और बायर ने सेल कर दिया था, यहाँ पर प्लेज कर रहे हैं। A seller in whose possession the goods have been left after a sale, or a buyer with the consent of the seller obtain possession of the goods before sale can make a valid pledge, provided one pawnee acts in good faith and no knowledge. यहाँ पर एकदम सेम है सर, एकदम सेम है जो अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ के आए, सेम है, सेम है। ठीक है सर, बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस क्या है? बेलमेंट में क्या होता है सर? जहां पर हम किसी को कोई पर्पस के लिए गुड्स देते हैं सर। प्लेज में कोई पर्पस के लिए नहीं दिया जाता सर, ये तो हम एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं, पैसा चाहिए भैया। पार्टी, यहाँ पर दो पार्टी है, बेलर बेली, यहाँ पर पॉनर पॉनी। पर्पस, यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्पस कोई भी हो सकता है, पर्पस की मैं कैसे बताऊंगा सर? ठीक है, कोई भी पर्पस के लिए हम गुड्स डिलीवर करते हैं सर। यहाँ पर तो पैसे चाहिए सर, पैसे के लिए गुड्स डिलीवर करते हैं सर। बेलमेंट ग्रेशियसली भी होता है, नॉन ग्रेशियसली भी होता है सर। प्लेज में तो हमेशा ही ग्रेशियस होगा। अब एक किसी को फोकट में सोना थोड़ी रखवा के आ जाऊंगा, पागल थोड़ी हूं मैं। अगला है राइट टू सेल द गुड्स। सर बेलमेंट के केस में बेली गुड्स बेच नहीं सकता सर। बेचेगा कैसे सर? केस करेगा, गुड्स को अपने पास रखे रहेगा जब तक आप पैसा नहीं दे रहे हो। प्लेज के केस में तो बेच देगा, बेच देगा, आपको नोटिस देगा, कुछ समय देगा, फिर बेच देगा। राइट टू यूज द गुड्स, बेली क्या यूज कर सकता है गुड्स? अगर कोई पर्पस है तो उस पर्पस के लिए गुड्स यूज कर सकता है, अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो। बट सर प्लेज के केस में तो यूज नहीं कर सकते सर। मेरा सामान है, मैंने आपके पास सिर्फ गिरवी में रखवाया था सर। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।